ब्रह्मांड से भी पूर्व परम ब्रह्म ने जो है लिखा, आज के जीवन में तुम उतार दो। पंचविध महाकषाय बूटी बटी चूर्ण भस्म दे के आज रोगी को सुधार दो। ब्रह्मांड से भी पूर्व परम ब्रह्म ने जो है लिखा, आज के जीवन में तुम उतार दो। पंचविध महाकषाय बूटी बटी चूर्ण भस्म दे के आज रोगी को सुधार दो। ये वेद का जो ज्ञान है, जो रोग का निदान दे, वही तो वैद्य सर्व बुद्धिमान है। ये वेद का जो ज्ञान है, जो रोग को बिगाड़ दे, वही तो द्रव्य सर्व शक्तिमान है। बदलते इस युग में आज स्टेरॉइड्स की बड़ी मात्रा, जो बिक सके है उसकी ही दुकान है। ना पता तो ना सही, पर स्वास्थ्य से तू खेल नहीं, ये सत्य ही तो वैद्य का प्रमाण है। ऋषियों के तप से, महामुनियों के जप से, ये शास्त्र आर्यवर्त में प्रख्यात था। मुगलों के प्रहार से, अंग्रेजों के वार से, ये ज्ञान सदियों से अज्ञात था। आज ये जो वक्त है, रोगी जो अशक्त है, भूले ज्ञान को आज तुम आकार दो। बल्य कर्म के लिए मांस रस ना कहे, तो तक्र दुग्ध तैल के प्रकार दो। आयुर्वेद है प्रचंड, आयुर्वेद है प्रचंड। दुनिया एक पदार्थ, पंचभूत से ही अर्थ, दोष धातु मल से मानवी आकार है। जितना जाए उतना सेवन, ना पसंद तो ना हो भोजन, उपवास भी चिकित्सा प्रकार है। जैसे नीम और हल्दी मध्य भी है औषधि, प्रकृति अनुसार तुम प्रमाण दो। स्वास्थ्य स्वस्थ है नहीं तो पंचकर्म ही करे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आयुर्वेद से उगी है सब पैथी, ये पढ़ने में सारी उम्र जाती। तू समझ आज या समझ कल, आयुर्वेद सालों से सबसे अचल। दुनिया में जो हो रही है रिसर्च और स्टडी, शास्त्रों में बताया है वो सारा ऑलरेडी। नो पैथोलॉजी ओनली, दोष प्रकोप, स्किन लेयर्स बताए बिना माइक्रोस्कोप। फॉलो आयुर्वेद, हो जा ओज सार, घुटपान से रसायन करना यार। बड़ा बीपी या पल्स शुगर कैसे बनाऊं मैं जीरो फिगर। रख मेरे भाई तू थोड़ा सा सब्र, कर तू योगा रेगुलर। एंटीबायोटिक के बाद तुम एंटासिड भी लेते हो, एक के बाद एक गोली खाकर साइड इफेक्ट्स के भी पैसे देते हो। कितने घुसे इंट्राकैथ, कितने ठोके इंजेक्शन, कहीं सलाइन पे ही ना निकल जाए ये सारा जीवन। इसलिए मान ले एंशिएंट इंडियन साइंस ही है बेटा सबसे महान। थोड़ा और सुन ले तू इसके गुणगान। एंटी एजिंग के लिए खाओ च्यवनप्राश, वैक्सीन के साथ बच्चे को दो सुवर्णप्राश। गोली खा के तड़पे हम इतने बरस, बॉडी पे भी खाओ थोड़ा सा तरस। लो त्रिफला चूर्ण और गिलो इस वरस, बढ़ेगी इम्यूनिटी तो रहे वायरस। इसके पेटेंट चोर के फॉरेन करे प्रोटेस्ट, हमारा ज्ञान हमको बेचे बना के लेटेस्ट। इसलिए आयुर्वेद है बेटा सबसे बेस्ट, बाकी सारे छोटे पत्थर ये है माउंट एवरेस्ट। मर्क्यूरी इज पॉइजनस, मॉडर्न साइंटिस्ट ये बोले। इनकी बोलती बंद हो गई जब हमने रसकल्प के राज खोले। आपको लगेगा इस रैप में ये सब कुछ कह गया है, ये तो बस बूंद थी, पूरा समंदर रह गया है। नमस्कार, यूएसएन हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। आज हर तरफ दुनिया में एक ही बात चल रही है और वो है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस को लेकर सब लोग चिंतित तो है ही, लेकिन इसके अलावा WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इसके लिए काफ़ी पॉइंट्स या कई तरीके नुस्खे ढूंढ रही है। लेकिन अभी तक कोई ना वैक्सीन है ना कोई कारगर दवाई साबित हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बाकी पैथीज़ को एलिमिनेट कर सकते हैं। हम लोग बात करेंगे एलोपैथी की, नेचुरोपैथी की, आयुर्वेदिक साइंसेस की बात करेंगे, यूनानी मेडिसिन की बात करेंगे। हम इसके ज़रिए भी अप्रोच करेंगे। लेकिन सवाल ये आता है कि ये कब तक, ये लॉकडाउन कब तक और उसमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है।
बातों ही बातों में याद आया कि आयुर्वेदिक साइंसेस जो है सबसे प्राचीन विद्या है यहाँ पूरे दुनिया की, और करीब 5000 साल पहले इसकी स्थापना हुई थी, और तब से निरंतर ये विदाउट एनी चेंजेस ये आयुर्वेदिक सिस्टम चली आ रही है। आज हमारे स्टूडियो में हमने विश्वामृत आयुर्वेदिक दवाखाना के सर्वेसर्वा डॉक्टर अनिल देशमुख को यहाँ आमंत्रित किया है, और इनसे हम जानेंगे कि कोरोना वायरस, इम्यूनिटी, ये सब इसके कैसे रिलेटेड है एक, और सेकेंडली इसको हम कैसे पार कर पाएंगे इस बीमारी को। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मैं आपको बता दूं कि ये आयुर्वेदिक आचार्य तो है ही, लेकिन डॉक्टर समीर जामग्नी के भी बहुत बड़े शिष्य रहे हैं, और उन्हीं के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के सानिध्य में ये आज इस हद तक आ पाए हैं। मैं जानना चाहता हूँ सर कि सबसे पहले आयुर्वेदिक साइंस क्या है, एक ब्रीफ में अगर आप बता देंगे। सबसे पहले जो साइंस है भगवान ब्रह्मा ने लिखा है, और उसके बाद में उन्होंने ऋषि मुनियों को बताया, और ऋषि मुनियों ने ये आदमी को बताया। इस हिसाब से ये बहुत सदियों से चलता आ रहा है। बेसिकली जो आयुर्वेद मतलब जो है, इट इज़ द साइंस ऑफ लाइफ। आयु और वेद, आयु मतलब अपन ने कल भी देखा है, शरीर, इंद्रिय, आत्मा और मन, इनका सहयोग जो होता है वो आयु कहलाता है। और वेद मतलब जिसमें नॉलेज है वो वेद, उसको इसीलिए आयुर्वेद बोलते हैं। जी जी। तो आयुर्वेद की जो डेफिनेशन है वो भी हम इसमें देख लेना चाहिए कि 4 तरीके की आयु बताई गई है। हिताहितम सुख दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानव च इतरोक्त आयुर्वेद सविच्यते। मतलब क्या, आयु 4 प्रकार की होती है, हितायु, दुखायु, अहितायु और सुखायु। ये चारों प्रकार के आयु का जिसमें वर्णन है उसी को आयुर्वेद कहा जाता है। जी जी सर, एक बहुत बड़ी बात आ जाती है यहाँ पर कि जब तक कि कोई मेडिसिन बनती नहीं, तो सबसे सेफेस्ट तरीका है कि हम अपने इम्यूनिटी पावर को बरकरार रखें, स्ट्रॉन्ग करें उसको। तो आयुर्वेद का इम्यूनिटी को लेकर क्या थॉट्स है, विचार है? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है सर आपने। आयुर्वेद ने भी हमेशा प्रिवेंशन को ही महत्व दिया है। आयुर्वेद का अगर हम प्रयोजन भी अगर देखते हैं कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, ऐसा बोला गया है। मतलब क्या कि जो व्यक्ति नॉर्मल है, हेल्दी है, उनका हमें पहले स्वास्थ्य ठीक रखना है, उनको हमें बीमार नहीं पड़ने देना है। और बीमार पड़ने के बाद में क्या करना चाहिए, ट्रीटमेंट का जो पोर्शन है उसको चिकित्सा स्थान बोलते हैं आयुर्वेदिक ग्रंथों में। वो आयुर्वेद का सेकंड पोर्शन है। ग्रंथों की भी हम अगर रचना देखते हैं तो शुरुआत में स्वस्थ ऋतु, दिनचर्या, ऋतुचर्या, बाद में डायग्नोसिस, बाद में लास्ट में चिकित्सा और उसका डिसीज का वर्णन है। ऐसा ही आयुर्वेद का भी सीक्वेंस है। इस हिसाब से मतलब आयुर्वेद ट्रीटमेंट को सबसे लास्ट मानता है। हाँ, पहले डायग्नोस करना इंपॉर्टेंट है। करेक्ट सर। आयुर्वेद ने भी सबसे पहले प्रिवेंशन को ही महत्व दिया है। तो अभी के भी सिचुएशन में वही लागू होता है। हम देखते हैं कि हमें जो लोग इन्फेक्ट नहीं हुए हैं, पहले उनको बचाना है, इन्फेक्ट नहीं होने देना है। और ट्रीटमेंट का तो उसके बाद की बात है, जिएंगे तो और भी लड़ेंगे, ऐसी एक बात इसमें हम समझ सकते हैं सर। जी जी। जब मैं इम्यूनिटी की बात कर रहा हूँ सर, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सवाल आता है कि अगर आपकी पाचन क्रिया या पाचन शक्ति सही है तो आप निरोगी रहोगे। तो डाइजेशन पावर को लेकर आयुर्वेद के क्या थॉट्स? एकदम सही बोल रहे सर आप भी। आयुर्वेद ने डाइजेशन को और अपने जाठराग्नि को ईश्वर या भगवान बोला है। जिसकी डाइजेशन जितनी अच्छी, जितना स्ट्रांग जिसका डाइजेशन, उसकी रोग प्रतिकार शक्ति उतनी अच्छी। ऐसा डायरेक्ट रिलेशन आयुर्वेद में कहा गया है। रोगे सर्वापने मंदाग्नि सुतराम उदरानीच। मतलब क्या, सभी जो बीमारियां है अपना डाइजेशन पावर वीक होने के ही वजह से होती है। इसलिए कौन से भी एपिडेमिक में, कौन से भी बीमारी में, नॉर्मल व्यक्ति को भी और डिसीज कंडीशन में भी, हमने अगर हमारा हाजमा संभाला, हमारा डाइजेशन संभाला, उसको ही अगर हम बिगड़ने नहीं देंगे तो हमें कोई भी बीमारी हो नहीं सकती। ऐसा मानना है आयुर्वेद का। इसीलिए आयुर्वेद में पेट को और अपने डाइजेशन को बहुत ही महत्व दिया है सर। जी जी सर, जब हम पेट की बात कर रहे हैं, इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, तो 2 महत्वपूर्ण टर्म्स आ जाते हैं, एक ओज और एक शुक्र। तो ये ओज और शुक्र आयुर्वेद के लिए कैसे वो उसको कोरिलेट करोगे आप? करेक्ट। तो जैसा हमने कल भी देखा है कि आयुर्वेद के माध्यम से शरीर जो है, दोष धातु मलो मूलो ही शरीरम, अपना शरीर कैसे बनता है, दोषों से, 7 धातुओं से, और मूत्र, पुरुष और स्वेद, ये 3 जो मल होते हैं, ये सभी का संयोग शरीर कहलाता है। और इसमें जो ओज और शुक्र जो है, 7 धातु जो बताए गए हैं, उनका जो एक्सट्रैक्ट है या सार है, उसको शुक्र बोलते हैं। और ये सब 7 धातु अगर आपके अच्छे हैं, शुक्र अगर अच्छा है, इसी से ओज बनता है। मतलब पहले के जमाने में जो ऋषि मुनि एकदम तेजस्वी दिखते थे, 100 साल नहीं बहुत साल वो जीते थे, और उनको
हमेशा वो यंग लगते थे। तो ये जो आयुर्वेद में जो चीज़ें बताई गई है वो फॉलो करते थे और उसका असर उन पे दिखता था, तो वो कांतिमान, तेजस्वी और यंग दिखते थे। उनका यंग दिखने का जो राज था वो उसी को ओज बोला है आयुर्वेद ने। अच्छा अच्छा, हाँ। और सर जैसे एक और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट आता है और वो है ब्लड, रक्त। अगर आपका रक्त शुद्ध हो तो अगेन फिर से आप एक निरोगी जीवन जी रहे हो, तो ये कैसे इसको बरकरार रखे कि ब्लड हमारा इम्प्योर ना हो? बहुत ही सही पूछा है सर ये भी सवाल आपने। आयुर्वेद में रक्त को बहुत महत्व दिया है 7 धातुओं में। 2 नंबर का धातु है रक्त धातु। आयुर्वेद में रक्त के बारे में विशुद्ध पुरुष वर्णन किया गया है, उसका पूरा डिटेल वर्णन चरक संहिता में हमें मिलता है। जिस आदमी का रक्त शुद्ध है, उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है, तो उसकी रोग प्रतिकार शक्ति उतनी अच्छी है और उनका भूख भी अच्छे से लगती है। ऐसा डायरेक्ट रिलेशन आयुर्वेद में ब्लड के हिसाब से बोला गया है। देहस्य रुद्र मूल रुद्रेव धारते तस्यात् आद्य प्रयत्न रक्त जीव इति स्थिति। रक्त को ही जीव जो है अपने शरीर का, उसको इसकी संज्ञा दी गई है जीव की। तो इसलिए रक्त, हम अगर कोई, बहुत सारे डॉक्टर बोलते हैं कि बहुत सारी बीमारियों की आपका ब्लड इम्प्योर हो गया है, रक्त की बीमारी है, तो अब अगर कितना भी इन्वेस्टिगेशन कर ले तो कोई हमें ऐसा रिपोर्ट नहीं दे पाता आज के भी ज़माने में कि ये आपका ब्लड इम्प्योर है और ये प्योर है। क्योंकि हमें तो जो कंपोनेंट होते हैं WBC, RBC, प्लेटलेट, ये तो हमें पता चलती है, लेकिन इम्प्योर ब्लड समझे कैसे, वो भी आयुर्वेद ने बताया गया है। शुद्ध रक्त कैसे होता है, अशुद्ध रक्त कैसे होता है, ऐसे भी इसका भी डिटेल वर्णन हमें आयुर्वेद में मिलता है। और पेशेंट का अगर खान पानी गलत है और इसमें जो ट्रीटमेंट बताई है रक्त को साफ करने की, ठीक करने की, एक तो बोले है विरेचन, यानी आयुर्वेद के हिसाब से रक्त अगर देखा जाए तो ये पित्त का भाई कहलाता है। और रक्त खराब हो गया तो उसको एक तो विरेचन से बाहर निकाल सकते हैं, या फिर रक्त मोक्षण नाम की एक जो प्रोसेस है आयुर्वेद में अशुद्ध रक्त को बाहर निकालना। शरद ऋतुचर्या हम जब देखेंगे तो उसमें विरेचन और रक्त मोक्षण, ऐसे ब्लड को और पित्त को ठीक करने के लिए सबसे 2 मेन प्रोसेस बोली गई है। और किसी को अगर खून के साथ में अगर कोई बीमारी होगी या इम्यूनिटी कम होंगी जिसमें खून इन्वॉल्व हो, इम्प्योर ब्लड हो, तो उन्होंने करीबी वैद्य के सलाह से रक्त मोक्षण और विरेचन नाम की जो आयुर्वेद में बेस्ट ट्रीटमेंट बोली गई है वो आप कर सकते हैं जी। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि डॉक्टर अनिल देशमुख हर महीने में ये एक शिविर लगाते हैं पारटसिंगा में। माता उनिसिया माता की कृपा है उन पर, और उनके मुताबिक वो उस दिन कोई भी रोगी हो उधर आके मुफ्त में अपना इलाज करा सकेंगा। ये एक मानव सेवा करते हैं और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं सर आप। जब हमने बात कही सर, इम्यूनिटी की बात कही हमने, डाइजेशन की बात कही हमने, ओज और शुक्र की बात कही हमने, तो इन सब के पीछे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है और वो है एक्सरसाइज, व्यायाम। तो आयुर्वेदिक साइंस जो है वो एक्सरसाइज के कोई तरीके बताता है या फिर बाद में जो नॉर्मल एक्सरसाइज होता है वही करें? आयुर्वेद एक जीवन जीने का शास्त्र है और एक कला है। हर चीज के रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। शस्त्र और शास्त्र हम कैसा यूज करते हैं उसका उसी ऊपर उसका रिजल्ट डिपेंड्स करता है। इसलिए व्यायाम के बारे में भी आयुर्वेद का जो मत है वो बहुत महत्वपूर्ण है और वो हमें समझ लेना चाहिए। नहीं तो एक्सरसाइज करने से हमें फायदा होने से ज़्यादा नुकसान ही उठाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये हमें दिखता भी है। कल भी हमने व्यायाम के बारे में बहुत सारा देखा, लेकिन जो बेसिक जो डेफिनेशन है वो हमें पहले सबसे समझ लेना चाहिए कि व्यायाम का क्या व्याख्या होती है, क्या डेफिनेशन आयुर्वेद में बताया है कि लाघव कर्म सामर्थ्य दीप्तो अग्नि मेदक्षय विभक्त्व घनघातृत्व व्यायाम उपजायते। मतलब क्या, व्यायाम किसको कहते हैं? जो चीज़ करने के बाद में हमें हल्कापन महसूस होना चाहिए। कर्म सामर्थ्य, कोई भी हमारा उत्साह बढ़ना चाहिए, ना कि हम थक जाना चाहिए। दीप्तो अग्नि मतलब व्यायाम करने के बाद में हमें भूख हमारी बढ़ना चाहिए, और हमारे मेद का जो एक्स्ट्रा फैट जो हमारे शरीर में जमा हो गया है या ओबेसिटी है तो वो कम होना चाहिए। इसको व्यायाम बोला गया है। और हमारे जो मसल है, मेद कम होता है, फैट कम होता है और मसल टोन बढ़ता है, मसल का कैपेसिटी बढ़ता है। इसको आयुर्वेद में व्यायाम कहा गया है। और व्यायाम के भी आयुर्वेद में 2 प्रकार का एक्सरसाइज बोला गया है। सबसे मेन जो है उसमें कोष्ठ व्यायाम और दूसरा शाखा व्यायाम। ये क्या होता है? जो हम जिम में वगैरह हेवी एक्सरसाइज जो करते हैं उसको शाखा व्यायाम बोलते हैं। शाखा व्यायाम में क्या होता है, जो भी चीज हम हेवी चीज उठाते हैं हमारी ताकत से भी ज्यादा, उससे हमारी मसल तो अच्छी बनती है, लेकिन हम अगर पसीना आने तक एक्सरसाइज आयुर्वेद ने के हिसाब से करना चाहिए, लेकिन उससे अगर हम ज़्यादा करते हैं तो नुकसानदायक है उसको। और आजकल यंग लड़कों में वही हमें देखने को मिलता है। और साथ साथ में मतलब हमारा शरीर भी अच्छा हो और मन भी अच्छा हो, दोनों भाव अगर ठीक है तो वही व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है और वही दीर्घायुष्य आयुर्वेद के हिसाब से हो सकता है। इसलिए जो शाखा व्यायाम है वो ऋतु के हिसाब से ठंडी के दिन में करना चाहिए, वसंत ऋतु में करना चाहिए, लेकिन समर के सीजन में ये जो शाखा व्यायाम है या हेवी एक्सरसाइज है ये हमें टालना ही अच्छा है। क्योंकि कोई भी चीज़ हमें ऐसी करना ही नहीं है कि जिससे हम थक जाए।
Correct. और दूसरी जो चीज़ है कोष्ठ व्यायाम जिसको बोलते हैं, कोष्ठ व्यायाम यानी हमारा जो योगासन योगासन और प्राणायाम जो है इसी को आयुर्वेद में कोष्ठ व्यायाम बोला गया है। कोष्ठ व्यायाम और शाखा व्यायाम में मेन डिफरेंस यही है कि कोष्ठ व्यायाम में हमारे इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट है, लिवर है, किडनी है, इनको अच्छा एक्सरसाइज मिलता है। अच्छा। और शाखा व्यायाम में पेरीफरी के जो Physical, ऑर्गन है, physical. हाँ, पेरीफरी के जो पोर्शन है, मसल वगैरह, इनको अच्छा एक्सरसाइज उसमें मिलता है। लेकिन स्वस्थ कौन है, दोनों व्यायाम अगर बैलेंस में होते हैं तो ही उसको अच्छा, तो ही उसी व्यक्ति को आरोग्य लाभ हो सकता है, अन्यथा नुकसान ही होने के चांसेस ज्यादा है। जी जी। और सर व्यायाम किसने करना चाहिए और किसने नहीं करना चाहिए ये भी आयुर्वेद में बताया है। जी। क्योंकि बाजू वाला एक्सरसाइज कर रहा है, कंपटीशन के हिसाब से मैं भी उसके साथ में करूँ ऐसा नहीं है। मतलब आपके इंडिविजुअल कैपेसिटी पर वो डिपेंड। यस यस, जी। मतलब एकदम बाल वय में एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ओल्ड एज में भी नहीं करना चाहिए। जिसकी रात की नींद अच्छे से हो गई है, जिसका डाइजेशन अच्छे से हो गया है, जिसका पेट अच्छे से साफ हो गया है, ठंडी के दिन है तो उसमें एक्सरसाइज उसको ज़्यादा फायदेशीर है। लेकिन जिसको वात पित्त के डिसीज है, जिसको अंदरूनी बुखार रहता है, हड्डी बुखार या जीर्ण ज्वर बोला गया है आयुर्वेद में, ऐसे लोगों ने कोई भी एक्सरसाइज नहीं करना है। अगर वो करते हैं उनको इससे ज़्यादा नुकसान ही उठाने के चांसेस ज़्यादा है। जी, मतलब व्यक्ति टू व्यक्ति ये डिपेंड करता है कि आपकी उम्र, आपकी स्टेमिना, आपका एज, आपके पावर्स को ध्यान में रखते हुए करना है। बिल्कुल सर। हम अपने दर्शकों को बता देंगे कि आज तक WHO ने कोई ऑथेंटिक मेडिसिन या वैक्सीन के बारे में जिक्र नहीं किया और कोशिशें जारी है। लेकिन जैसे डॉक्टर अनिल देशमुख बता रहे कि बजाय उसके डिपेंड करने से अपने आप में वो प्रिवेंटिव मेजर्स संभाले और बाद में उस बीमारी को अपने तक आने न दे। दैट इज़ प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ये उनका मूल सार था अभी तक, और ये तभी हो सकता है जब आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग हो सकती है। Correct. आपने एक और बात कही सर, अभी योग और प्राणायाम की बात कही, तो योग और प्राणायाम करने का सबसे बेस्ट तरीका, सबसे बेस्ट टाइम और किन किन लोगों ने करना चाहिए? क्या इसमें बुजुर्ग लोग शामिल हो सकते हैं? योग और प्राणायाम के बारे में आपने जो क्वेश्चन पूछा है तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमारे डेली लाइफ में योग का प्रचार प्रसार इंटरनेशनल लेवल पे हो गया है। हमारे भारतीय सरकार और रामदेव जी ने भी इनका बहुत अच्छा प्रचार किया, मैं उनका भी इस बहाने उनका धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ में हमें आयुर्वेद भी प्रमोट करना है। कल भी हमने ये डिस्कस किया है कि हमें हेल्थ अच्छा रखना है तो एक साइड आयुर्वेद है और दूसरा साइड योग और प्राणायाम है। ये दोनों चीज़ें अगर साथ में हैं तो सोने पे सुहागा, ऐसे ही समझो। तो इस हिसाब से हमें ये सब्जेक्ट समझ लेना चाहिए। जैसा हमने कल भी देखा है कि सबसे अच्छा जो रसायन है वो है आचार रसायन। आचार रसायन मतलब जिनका मन अच्छा है वही, उनको ही ये सब रसायन के फायदे होने वाले हैं। इसलिए मन के विकारों में सबसे अगर अच्छा कोई चीज़ ये दुनिया में है तो वो योगासन और प्राणायाम है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, बीमार व्यक्ति में या कोई डिसीज कंडीशन में, उसमें शरीर के साथ में मन का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, ऐसा आयुर्वेद का मानना है। इसीलिए मानस विकारों की जो ट्रीटमेंट भी आयुर्वेद में बताई है, धी धैर्य आत्मादि विज्ञानम मनोदोष औषध परम। मन का कोई भी डिसीज हो या व्याधि हो तो उसको सिर्फ सेडेटिव दवाई देके सुलाने का ट्रीटमेंट नहीं है, और वैसा करने से उसका ब्रेन और सुस्त हो जाएगा। सही और सच्चा ट्रीटमेंट कौन सा है? तो उसको धी धैर्य आत्मा, मतलब उसको उसकी जानू करके देना, उनको धीर देना, धैर्य देना, और उस हिसाब से उनका मन जो है मजबूत करना, इसके ऊपर आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा जोर दिया है। इसीलिए वो मन को ठीक करने के लिए योगासन और प्राणायाम सबसे बेस्ट है। आसन में अपने शरीर शक्ति के हिसाब से हमें करना चाहिए। उसका आप एक तो योगा एक्सपर्ट से आप सहायता ले सकते हो, नहीं तो आपके नज़दीकी जो डॉक्टर है उनकी आप सहायता से ये सब चीज़ें कर सकते हो और करना भी चाहिए। क्योंकि नॉर्मल व्यक्ति ने योगासन प्राणायाम जो करना चाहिए ये भी वैसे ही है कि जैसा हमने कि एक्सरसाइज इसके पहले देखा है कि रात की जिसकी नींद अच्छे से हो गई है, जिसका पेट अच्छे से साफ हो गया है, सुबह उठने के बाद में दातुन करने के बाद में पहले शरीर को तेल लगाना चाहिए, और तेल लगाने के बाद में एक्सरसाइज करना है, पसीना आने तक। हाँ, तेल लगाने के बाद में नहाना चाहिए, और शरीर शुद्धि पहले और बाद में मन की शुद्धि, क्योंकि अच्छे शरीर में ही अच्छा मन रह सकता है। इसलिए ये जो सीक्वेंस है ये हमें पहले समझ लेना चाहिए आयुर्वेद ने क्या बोला है। तो इसके मैक्सिमम बेनिफिट हर व्यक्ति को मिलने वाले हैं। लेकिन खासतौर पे वो देखा नहीं जाता है कि लोग सुबह उठते तो है लेकिन पहले ग्राउंड पे चले जाते हैं, टेरेस पे चले जाते हैं, और पहले वो एक्सरसाइज कर लेते हैं। हाँ, पहले वो योगासन प्राणायाम करते हैं, बाद में नहाते हैं। तो ये जो थोड़ा सीक्वेंस अगर चेंज किया जाए तो इसके मैक्सिमम बेनिफिट आपके सामने आएंगे, और बहुत सारी बीमारियों को हम अच्छा भी कर सकते हैं, और रोग प्रतिकार शक्ति ऑफकोर्स इसमें अच्छे से बढ़ाई जा सकती है। जी, मतलब आपका कहना है कि पहले अपने बॉडी को स्वच्छ कर ले और फिर उसके बाद योगा प्राणायाम एक्सरसाइज जो भी करना है। बिल्कुल सर। जी सर, जैसे बातों बातों में आपने बताया कि एक डाइजेशन पावर जो है अपनी वो सबसे ग्रेट है और मजबूत है। उसको मजबूत बनाने के लिए हमने कौन कौन से वो आहार में, अपने प्लेट में कौन से आहार ले और उससे कैसे फ़ायदे होते हैं फिर? बराबर।
आयुर्वेद ने आहार को अनन्य साधारण महत्व दिया है। कश्यप संहिता में आयुर्वेद को तो महा औषध बोला गया है। मतलब जो व्यक्ति खान पान के बारे में समझता है अपने लिए बुरा क्या अच्छा क्या, उसको कोई भी दवा की जरूरत नहीं है। और जो व्यक्ति अपने लिए बुरा क्या अच्छा क्या ये कुछ सोचता नहीं समझता नहीं, तो उसको दवाई ही नहीं देना है, ऐसा आयुर्वेद में लिखा है। मतलब किसको देना है दवाई और किसको नहीं देना है, ये आयुर्वेद ने भी इसका भी इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव क्राइटेरिया आयुर्वेद में भी बताया गया है। तो आहार मात्रा पुनराग्नि बल प्रक्षेपिनी, ऐसा आयुर्वेद में एक कोटेशन आया है। मतलब आपका डाइजेशन कब नहीं बिगड़ेगा, जब आप मात्रा के हिसाब से अपने डोज के हिसाब से अपने को डाइजेशन अपना कितना अच्छा है, हम कितना पचा सकते हैं, इसके हिसाब से अगर हमने अपना डाइट रखा तो हमारी डाइजेशन कभी बिगड़ेगी नहीं और हमको कोई बीमारी भी नहीं हो सकती। इसीलिए हाजमा ठीक रखना, डाइजेशन ठीक रखना, ये बुद्धिमान पुरुष ने करना ही चाहिए। तो उसमें बहुत सारे नियम आहार के बारे में आयुर्वेद में आए हैं। तो हम इसमें देखना बहुत जरूरी मैं समझता हूँ कि जब भूख लगती है तभी हमने खाना खाना चाहिए। अच्छा। जब पहले का जो खाना है वो हजम होने को कम से कम 5 से 6 घंटे का टाइम लगता है। अगर भूख ही नहीं लगी है, पहले का खाना अगर हजम ही नहीं हुआ है और उसके ऊपर हम खा रहे हैं तो भी वो नुकसान देने वाला है, ऐसे आयुर्वेद में बताया गया है। और जो हमारा जो आहार है षड रसात्मक होना चाहिए। मतलब मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, ये 6 जो टेस्ट नेचर में होते हैं वो सभी का इन्वॉल्वमेंट हमारे खान पान में होना चाहिए। तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। आजकल जो हम देखते हैं कि इस आयरन की डिफिशियंसी, कैल्शियम की डिफिशियंसी, तो ये बहुत सारी डिफिशियंसी आई कहाँ, सब अच्छा है, अच्छे घर के लोग हैं, हेल्थ कॉन्शियस है, फल वल भी खाते हैं, लेकिन ये डिफिशियंसी कहाँ आती है? तो इसका आयुर्वेद के हिसाब से मैं ऐसा सोचता हूँ कि हम बॉडी को रोज तेल नहीं लगाते हैं, क्योंकि आयुर्वेद ने तो बोला है कि रोज तेल लगाना चाहिए। और जो हमारा जो सीक्वेंस है, हमारी दिनचर्या, हमारी लाइफस्टाइल ही बराबर नहीं है, तो इसलिए बहुत सारे आजकल के जो डिसीज़ है उसको एक नाम दिया जाता है कि ये लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर, लेकिन अगर हम डीप जाएंगे तो हमें ये समझ में आता है कि लाइफस्टाइल ही बराबर नहीं है, इसीलिए उनको बीमारी है और वो सिर्फ गोलियां खाते रहते हैं। कॉज का कौन से व्यक्ति में कौन सा कॉज है, इसके हिसाब से अगर उसको आहार से ही ठीक किया जाए और कर सकते हैं तो उसको भी दवाई देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए बेसिक जो चीज़ है आयुर्वेद की दिनचर्या, आहार, ऋतुचर्या, ये हमें पहले ठीक करना है और इसी से बहुत सारे पेशेंट ठीक हो भी जाते हैं इनिशियल कंडीशन में, और ज़रूरत है तो ही फिर हमें दवाइयों को हाथ लगाना चाहिए। ट्रीटमेंट की बात तभी होती है, क्योंकि जैसा एखादा सादे चीज से अगर सादे एंटीबायोटिक से काम हो तो हायर एंटीबायोटिक क्यों यूज करना चाहिए, वैसे भी आयुर्वेद में भी है कि पहले आहार से ही हमने उसको ठीक करने की कोशिश करना चाहिए और बाद में ही दवाई को हाथ लगाना चाहिए। ऐसा आयुर्वेद का एक बहुत बढ़िया मत है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपने कहा कि आहार के ऊपर क्या कंट्रोल करना चाहिए और क्या नहीं, ये बताया आपने, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे सुना है आयुर्वेदिक साइंसेस में भी ये हो सकता है कि अगर आपको 100% भूख लगी है तो आप 100% खाना मत खाइए, सिर्फ 90% खाइए। ये कहाँ तक सच है और इसके पीछे क्या लॉजिक है? बहुत ही बढ़िया बोला है सर आपने कि आहार कभी भी पेट भर तो नहीं खाना चाहिए। हमेशा 4 निवाले की भूख हमें रहना चाहिए। हमने अगर पेट के 4 पार्ट्स एज्यूम किए हैं तो उसमें 2 पार्ट हमें सॉलिड चीज़ों से भरना है, 1 पार्ट हमें लिक्विड चीज़ से भरना है, यानी हमें पानी पीना है, और 1 पार्ट जो है हमने छोड़ देना चाहिए हवा के लिए। तो इस हिसाब से जो व्यक्ति अगर भोजन करता है तो उसको निश्चित ही दीर्घायुषी निरोगी जीवन उनको मिलेगा। अन्यथा पेट भर खाने से बीमारियों को ही निमंत्रण हो सकता है। जी, मतलब कई बार देखा कि खाना मिल गया, इससे खा के डकार तक मार रहे, ओवर ईटिंग हो रही है, वो तो बहुत बेकार है, डेंजरस है। इट इज वेरी मच डेंजरस। आयुर्वेद में जो बताया गया है इसमें हितम्भु, मितम्भु और अशाकम्भु, ये 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है आहार के हिसाब से। जी। मतलब हमारे लिए हितकर क्या है वो जान के खाना खाए। मितम्भु मीन्स थोड़ा सा अपने भूख से थोड़ा कम ही खाना खाए, और उसमें फल की सब्जियां जो है, मतलब वो ज्यादा हमारे इसमें खान पान में रहने चाहिए। मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज्यादा हो। हाँ, मतलब फल की सब्जियां ज्यादा अच्छी होती है, ऐसा आयुर्वेद का कहना है। जी जी। सर, इसमें एक सवाल, जब डाइजेशन की बात की तो एक और सवाल उठता है, और वो है कि हम किन चीज़ों से परहेज़ करें, किन चीज़ों को रोके न खाएं और क्या न रोके या क्या न परहेज़ करें। बहुत ही ये भी बहुत सही सवाल पूछा है सर आपने। जब भी कोई पेशेंट दवाखाने में आता है तो जो सही में ठीक होने का जिसको रहता है वो तो सही में पूछता है वो कि सर आप जो भी मेरे को बता रहे हैं आप मेरे को लिखा के दीजिए, क्योंकि इसको ठीक होना है। फैशन करके भी आने वाले बहुत सारे पेशेंट आजकल मिलते हैं, लेकिन इनको जो व्यक्ति, आपने सुना होगा कि जड़ के साथ बीमारी निकालने के लिए, ठीक करने के लिए सबसे अगर अच्छा कोई साइंस है तो ऑफकोर्स वो आयुर्वेद टॉप पे बोला जाता है। तो उसमें जो मेन शस्त्र और अस्त्र जो है आयुर्वेद डॉक्टर के पास में वो है परहेज। और आयुर्वेद में क्लियर कट बताया गया है कि जो व्यक्ति परहेज करता है उसी को आप ट्रीट करो,
उसी को आप दवा दो। जो व्यक्ति अपनी सुनता नहीं है उसको आप दवा देके भी आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला है, उल्टा आपका नाम ही खराब होने के चांसेस ज़्यादा है। जी। तो जब तक हम हमारी बीमारी को कम करने वाली चीज़ें, क्या खाना है, क्या करना है, और हमारे बीमारी को बढ़ाने वाली चीज़ें हमें क्या नहीं करना है और क्या नहीं खाना है, ये जब तक सामने वाला व्यक्ति समझता नहीं है और जब तक हमारा डॉक्टर हमें ये चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करता है, तब तक कोई पेशेंट ठीक नहीं हो सकता है। नहीं तो क्या है, आज बीपी निकल गया तो बीपी की गोली खाओ, लेकिन सामने वाले व्यक्ति में रीज़न क्या है, उसको बीपी क्यों हो गया है, मतलब उसका पेट साफ नहीं होता है इसलिए बीपी है क्या, वो हमेशा टेंशन में रहता है इसलिए उनको बीपी है, कि अन्य कोई बीमारी के हिसाब से उनको बीपी है, और कोई चिंता के कारण बीपी है क्या, या उनका कोई ऐसा जॉब है कि जो शिफ्ट ड्यूटी में उनका चलता है इसलिए उनका बीपी है। तो रीज़न के हिसाब से, हर व्यक्ति के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से, अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग प्रकृति होती है, ये सबके हिसाब से हम पहले डिटेल में देखते हैं और दवाई क्या देना है वो बाद में डिसाइड करते हैं। रोगम आदौ परीक्षित तदनंतरम औषधम, मतलब रोग और रोगी की परीक्षा पहले करो, उसको डिटेल में देखो और दवाई क्या देना है बाद में डिसाइड करो, ऐसा आयुर्वेद का कहना है। आजकल हम तो ऐसे भी बहुत सारे डॉक्टर देते हैं कि वो थैला भर इंजेक्शन घर में भर के ही लाते हैं और दवाखाने में आने के बाद टोचने का ही काम करते हैं। तो आयुर्वेद में ऐसा सोच जो है ऐसा कभी बताया गया नहीं है। जब तक हम प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं करेंगे उसके बाद ही हम ड्रग सिलेक्ट करते हैं, कॉम्बिनेशन बनता है और ये सही कॉम्बिनेशन हो सकता है। कोरोना की प्रकरण में भी वैसे ही हमें सोचना चाहिए, क्योंकि आज हम ओवरऑल वर्ल्ड में जो देख रहे हैं कि इटली में अलग अलग रिजल्ट आ रहे हैं, अमेरिका में अलग सारे रिजल्ट आए हैं। पहले तो एंटी मलेरियल ड्रग वो बोलते थे कि बहुत अच्छा है, अभी बोल रहे नहीं, तो मतलब ये तो बदलते जा रहे हैं, हर रोज नई एक न्यूज़ आ रही है। लेकिन आयुर्वेद ऐसा साइंस है, इसको 5000 साल की हिस्ट्री है और इतना ये टाइम टेस्टेड साइंस है। तो हमें ये जो सभी आज के ये प्रोग्राम के इसमें मैं ये भारतीय लोगों को और सभी मेरे बंधु भाइयों को ये मैं बताना चाहता हूँ कि कोरोना हो या कोई बीमारी हो, कोई बैक्टीरिया हो, कोई भी हो, लेकिन हमें जब तक कौन सा दोष खराब हो गया है, कौन सा धातु बिगड़ गया है, शरीर में क्या परिवर्तन आए हैं और पेशेंट को क्या तकलीफें हैं, इस चीज़ को ज़्यादा महत्व देना है, कोई भी टेस्ट से भी ज़्यादा। क्योंकि आयुर्वेद में दिखने वाली चीज़ें कम होती है और न दिखने वाली चीज़ें ये दुनिया में ज़्यादा है, ये बोला गया है। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे नेचर में 6 टेस्ट होते हैं, खट्टा, मीठा, नमकीन, कसेला, कड़वा, बराबर। तो उसमें आज साइंस इतना एडवांस हो गया है कि हमें शुगर अगर कम हो गई या बढ़ गई तो हमें समझ में आ जाता। लेकिन बाकी 5 टेस्ट का क्या, एक आधे पेशेंट को अगर ज़्यादा तीखा खाने की आदत है, अगर वो मेरे को बोल रहे हैं कि सर मेरा पेट से लेके होल बॉडी बर्निंग सेंसेशन है, और मैं उसको बोलता हूँ कि आपका तो शुगर नॉर्मल है, आपका तो तीखा बढ़ गया है, तो मैं इसमें गलत नहीं हूँ, ऐसा मैं समझता हूँ। क्योंकि जलन हो रही है तो तीखा बढ़ गया, और आयुर्वेद इतना एडवांस साइंस है, इससे आप समझ सकते हो कि ज़्यादा तीखा खाने के बाद में पेशेंट को क्या क्या बीमारियाँ हो सकती है और उसका क्या ट्रीटमेंट देना है, क्या कैसे मैनेज करना है, ये आयुर्वेद में संस्कृत में 5000 साल पहले बताया गया है। उस हिसाब से आज भी हम डायग्नोस करते हैं, दवा देते हैं तो पेशेंट उसमें मैक्सिमम ठीक होता है। पंचकर्मा की सहायता लेते हैं तो उसका जो डिसीज़ है वो जड़ के साथ खत्म भी हो जाता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है हमारे पास है। इस भारतवर्ष में जितने भी हमारे जो दोस्त लोग हैं या डॉक्टर जो आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके भी पास ऐसे हजारों लाखों उदाहरण हमें मिलेंगे कि जो पेशेंट इस हिसाब से आयुर्वेद के सिद्धांत को बरकरार रखते हुए उसके प्रिंसिपल अप्लाई करके ही बहुत सारे पेशेंट ठीक होते हैं। तो इतना ये महान शास्त्र है, तो ये हमें पहले हमारा शास्त्र क्या बोल रहा है हम अगर पहले समझ लेंगे, वात पित्त कफ को समझ लेंगे, नेचर को समझ लेंगे, पंच महाभूत को समझ लेंगे, तो मैं ऐसे समझता हूँ कि ये कोरोना जैसी महामारी को भी हराने में आयुर्वेद का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। और बहुत बढ़िया बात कही आपने कि इसको कैसे डील किया जाए। लेकिन सर, जब हम डाइजेशन की बात करते हैं और कितनी क्वांटिटी में खानी चाहिए, हमने कितने क्या परहेज़ करना चाहिए, इन सब के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा जुड़ता है और वो है पानी। तो पानी पीने का तरीका कैसे पिए, कब कब पिए, इसके भी आयुर्वेद में कोई डेफिनेशन वगैरह है सर? बहुत ही सही सवाल पूछा है आपने सर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि आहार कैसे लेना है, पानी कैसे लेना है। और शुरुआत में ऐसा देखा गया कि बहुत पानी पियो और स्वस्थ रहो, ऐसा जो बताया गया, और बहुत सारे पेशेंट इसके बढ़ने लगे। तो हमें डॉक्टर लोगों ने हमने इसमें भी आयुर्वेद में क्या बताया गया, हमारा डिस्कशन हुआ और उस हिसाब से हम पेशेंट को बताने के, क्योंकि जो भी एक आधा व्यक्ति डॉक्टर है और वो बोलता है कि बहुत पानी पियो, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा समाज पे होता है, क्योंकि उनके बोलने को एक वेटेज रहता है। लेकिन आयुर्वेद में ये क्लियर कट लिखा गया है कि जरूरत से ज़्यादा पानी पीने से क्या नुकसान होता है और जरूरत से कम पानी पीने से भी बहुत सारी बीमारियां होती है। ठंडा पानी पीने की वजह से क्या चेंजेस होते हैं, गर्म पानी किस चीज़ में इंपॉर्टेंट है, ये भी आयुर्वेद में बता गया कि जैसे अभी कोविड का जो प्रकरण चालू है, तो अभी इतना धूप काला भी चालू हो गया, तो भी
अभी कोरोना इंपॉर्टेंट है, अभी समर इंपॉर्टेंट नहीं है, उस हिसाब से गर्म पानी, गर्म काढ़ा, गर्म चाय जो अदरक लहसुन वगैरह डाल के जो बनाते हैं वो लेना चाहिए। ठंड पानी लेने से अभी नुकसान ही ज़्यादा है, उस हिसाब से आयुर्वेद में बताए। आयुर्वेद में एक चीज़ बताई गई है कि जो आदमी खाना खाने के पहले अगर ज़्यादा पानी पीता है तो वो क्रुश होता है, वो बारीक हो जाता है। खाना खाने के बीच बीच में अगर कोई भी व्यक्ति थोड़ा थोड़ा पानी पीता है तो जो जितना है वैसे ही रहता है, ना बारीक होता है ना ज़्यादा जाड़ा होता है। और खाना खाने के बाद में जो व्यक्ति ज़्यादा पानी पीता है उनको कफ बढ़ सकता है, कफ की बीमारी आ सकती है, मोटापा बढ़ सकता है, ओबेसिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए ये जो बेसिक चीज़ है, जब हमें प्यास लगी ही नहीं है तो हम पानी क्यों पिए? प्यास लगी तो पानी पीना चाहिए। उस हिसाब से अगर ये सब्जेक्ट हम समझ लेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। इस चीज़ के ऊपर मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो भी डाला हूँ, वो ज़रूरतमंद जिन लोगों को ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट है वो आप ज़रूर सुने। जी सर, सवाल यह था कि एक दिन में एक नॉर्मल इंसान ने कितना पानी कंज्यूम करना चाहिए? ये भी आपने बहुत सही पूछा है सर। देखो कि जैसा समर के सीजन में नेचुरली पसीना ज़्यादा आता है, ऑफकोर्स नॉर्मल व्यक्ति को भी थोड़ा सा 4 ग्लास पानी विंटर से तो ज़्यादा ही लेगा। कम से कम 2 से 4 लीटर का पानी हर व्यक्ति ने कम से कम लेना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा भी हर व्यक्ति तो व्यक्ति या फिर एज के हिसाब से, उम्र के हिसाब से ये और देश के हिसाब से, कौन से देश में वो प्राणी, कौन से देश में वो मनुष्य रहता है, ठंड के एरिया में रहता है क्या, जिसमें बहुत ज़्यादा धूप है, सूरज वहाँ पे निकलता कि नहीं है, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को देख के हमें पानी लेना चाहिए। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे बता दो कि जैसा बम्बई है हमारे देश में, वहाँ पे तो ऑलरेडी ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो वहाँ पे पसीना भी ज़्यादा आता है, तो इसीलिए वहाँ पे पानी जितना पीना चाहिए उतना तो पीना है। लेकिन हमारे विदर्भ में देखेंगे तो इधर तो ह्यूमिडिटी कम है और समर ज़्यादा है, तो इधर हम ज़्यादा पानी पीते हैं। हाँ। तो हम जो बेसिक चीज़ें आयुर्वेद में ऐसे 13 वेग बताए हैं, जिसमें हमें प्यास लगी तो पानी पीना चाहिए, पेशाब लगी तो पेशाब को जाना चाहिए, भूख लगी तो खाना खाना चाहिए। इस हिसाब से ऐसे जो नेचुरल अर्ज होते हैं 13 प्रकार के वेग खांसी आई तो खांसना चाहिए। तो ऐसे 13 प्रकार के वेग बताए गए थे, इनको कभी रोकना नहीं है। पेट अगर आपको मल वेग आया है तो वो भी नहीं रोकना है, क्योंकि पेट साफ तो रोग माग। तो पेट न साफ होने से भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, ऐसा भी आयुर्वेद का कहना है। तो इसीलिए ये जो ऐसे जो नेचुरल अर्ज है ये हमें रोकना नहीं है। और कौन से चीज़ों को रोकना है, तो जो मानसिक जो अर्ज होते हैं हमारे, मतलब हमको कभी किसी से गुस्सा आ जाता है, हमें कभी चिड़चिड़ होने लगती है, तो ये जो मानसिक जो वेग है, ऐसे वेगों को हमें रोकना चाहिए, नहीं तो इससे नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं।